तो बच्चों आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप IIT JEE या नीट की बात कर लीजिए या अपने CBSE बोर्ड्स या स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स की, वहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन से क्वेश्चन आना फिक्स है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और इसका थ्योरी की कैसे करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में कुछ बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से सबसे पहला फैक्टर है कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है उसे समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें लिखी हुई हैं कि क्या एल्डोल रिएक्शन कहते हैं, तो आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आइए हम देखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 से 3 जो फैक्टर्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा हमारा डाइल्यूट एल्कली जिसमें KOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड आता है। देन एल्डोल का नाम एल्डोल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड और अल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट में आते हैं, इसलिए इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन होता है। समटाइम्स एल्डिहाइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो कीटोन के साथ बहुत सिमिलर होती है और कीटोन बहुत ज्यादा ही प्रॉपर्टीज में सेम होता है एल्डिहाइड के कारण, इसलिए यहाँ पर कीटोन को भी हम यूज करते हैं। अब हम आएंगे अपने मैकेनिज्म वाले पार्ट पर, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अल्फा हाइड्रोजन को चेक करना है कि गिवन कार्बोनिल कंपाउंड जो आपको एल्डिहाइड या कीटोन दिया गया है, क्या उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन लिया। अब देखिए इस फंक्शनल ग्रुप जो हमारा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और यहां पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन्स बोलेंगे। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम देख सकते हैं कि कार्बोनिल के नेक्स्ट में कोई भी कार्बन नहीं है और यहां पर अल्फा कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात कौन करेगा। तो आइए फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन इम्पॉसिबल है। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, यहां पर कार्बोनिल के नेक्स्ट में एक कार्बन है और उसमें एक हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा कार्बन भी प्रेजेंट है और अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, यहां पर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन दोनों ही प्रेजेंट नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन हमने बताया था कि इसे हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं और यहां पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन्स बोलते हैं। तो यहां भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। सिमिलरली यहां भी इस कंपाउंड में भी हमें ना अल्फा कार्बन है ना ही अल्फा हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर हमारा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है और यहां ये पोजीशन अल्फा कार्बन है और इन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, मतलब यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन दोनों ही प्रेजेंट है। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और आपको इसे सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट क्लास में देना है। अब देखते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन की बात भी थोड़ी सी करनी होगी कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है। पहले हम धीरे धीरे सारे कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद सारे कंसेप्ट को एक साथ ऐड करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एसिडिक हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमें पूछा गया कि इन दोनों हाइड्रोजन में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो हमारा वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां देखिए कि यहां पर हमें कॉन्जुगेट बेस तो मिल गया दोनों का। अब इन दोनों कॉन्जुगेट बेस में कौन कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर रहा है और ये अपने रेजोनेंस में बिजी है, जिस कारण H+ फ्री है और H+ फ्री होने का मतलब कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, जबकि यहां वाला जो H+ है वो उतना एसिडिक नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, यहां पर इन दोनों के पास जो H+ होगा, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कॉन्जुगेट बेस कितना ज्यादा स्टेबल है। यहां पे देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है उसका बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन
दोनों कार्बोनिल ग्रुप पे है, मतलब यहां पर ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। यहां पे 2 प्लेसेस में रेजोनेंस हो रहा है, 2 प्लेसेस में रेजोनेंस हो रहा है, जबकि यहां पर सिर्फ एक प्लेस में रेजोनेंस हो रहा है, यानी एक कार्बोनिल पर रेजोनेंस हो रहा है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बिजी है, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बिजी है। और नेगेटिव चार्ज बिजी होने का मतलब कि H प्लस फ्री है। H प्लस फ्री होने का मतलब कि ये H ज्यादा एसिडिक है दूसरे वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में। तो ये बातें हमने इतनी समझ ली। यहां क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। हम जानते हैं कि यहां पर ये दोनों तरफ रेजोनेंस कर पाएगा, इसलिए ए ज्यादा स्टेबल होगा बी के कंपैरिजन में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। इनोलेट आयन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि इनोलेट आयन हम इसे बोलते हैं, इसे हम इनोलेट आयन बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर मैंने इनोलेट आयन का रेजोनेंस शो किया तो वो कुछ इस तरह का होगा। ये हमारा इनोलेट आयन कहलाता है। इस आयन को हम इनोलेट आयन बोलते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करते हैं। इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है? इनोलेट आयन के फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि यहां पर ये अल्फा कार्बन है और इन तीनों हाइड्रोजन ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन है, और ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक भी है और ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक भी है। तो यहां पर क्या होगा, OH माइनस H प्लस पर अटैक करेगा और CH3CO CH2 माइनस का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट आएंगे। यहां पे ये चीजें हमने समझ ली कि हमने इसे इनोलेट आयन बोला। फिर हम देखते हैं कि अगर दो कंपाउंड या दो मॉलिक्यूल जिसमें अल्फा कार्बन है और उस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन है और वो डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंट में किस टाइप का रिएक्शन देने जा रहा है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म एल्डोल कंडेंसेशन की। तो सबसे पहले हमारे पास दो कंपाउंड्स प्रेजेंट है। अब इन दो कंपाउंड में हम देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड को हमें अपने अल्फा हाइड्रोजन के लिए सेलेक्ट करना है। तो यहां पर हमारे पास दो कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा कौन अल्फा कार्बन है और कौन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पे आप देख सकते हो कि दोनों कंपाउंड्स के पास अल्फा कार्बन और सभी पर इक्वल ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमने एक को मॉलिक्यूल 1 और दूसरे को मॉलिक्यूल 2 ले लिया। हम जिस मॉलिक्यूल 1 लेंगे उससे हम इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेंगे, उससे हम इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उस पे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसे समझेंगे। और दूसरे मॉलिक्यूल पर हम आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कि हमने फाइंड अल्फा हाइड्रोजन, तो हमने देखा कि दोनों पर अल्फा हाइड्रोजन है, एक को मॉलिक्यूल 1 एक को मॉलिक्यूल 2 ले लिया। फिर हमने देखा कि जब 1 और 2 का डिसाइड हो गया तो अब बात है इनोलेट आयन की। तो इनोलेट आयन कैसे निकालते हैं? हमने देखा कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जब OH माइनस, यहां पर NOH से OH माइनस जब यहां एक हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस वाटर आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो गया है। हमने किससे फॉर्म किया है? इसको मॉलिक्यूल 1 से किया है। फिर हम यहां पे देखते हैं कि इनोलेट आयन के फॉर्मेशन होने के बाद इनोलेट आयन आपके सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहां पर हमें फाइनल में CH3CO माइनस CH3 और यहां CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 आएगा। अब हम जानते हैं कि अगर आपने यहां पर वाटर का यूज किया तो O माइनस
में H+ आके अटैच्ड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं कि जब हम यहाँ पे वाटर देंगे, हम जब वाटर देंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। ये भी बहुत क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इवन CB मैकेनिज्म। यहाँ पर OH- इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, डबल बॉन्ड बनेगा और OH- बाहर जाएगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर ये आता है, यहाँ पर ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है और इसे ही हम एल्डोल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने क्या क्या देखा, मैकेनिज्म देखा, हमने देखा कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हमने अल्फा कार्बन देखा, फिर हमने अल्फा कार्बन में देखा कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, फिर हमें डाइल्यूट एल्केली चाहिए था तो वो भी हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि 1 और 2 मतलब यहाँ पे 2 मोल्स हमें चाहिए, यानी 2 कंपाउंड या 2 मॉलिक्यूल या उसके 2 मोल्स चाहिए होंगे। फिर हमने देखा कि यहाँ पर इवन CB मैकेनिज्म फॉलो किया गया है, इवन CB मैकेनिज्म फॉलो किया गया है। देन अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि इसे हमने 2 मोल्स कंसिडर किया, एल्डोल का रिएक्शन है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एल्डोल कंडेंसेशन से वो ये आएगा, CH3 यहाँ पर डबल बॉन्ड CH COH, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा। और अगर अब इस प्रोडक्ट में आपने H2 निकल दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा OH में। तो हमारा जो फाइनल आंसर है ऑप्शन C होगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि अगर हम क्वेश्चन को और फास्ट करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन में इसके 2 मोल्स यूज होंगे। 2 मोल्स मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 4 है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है। और पूरे ऑप्शन को चेक करिए, आप देख सकते हो कि ऑप्शन C में सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन का जो नंबर है वो 4 है। तो यहाँ पे ये 4 कार्बन है और आंसर यहाँ पे ऑप्शन C आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि अगर आपके पास बेंजाल्डिहाइड है तो यहां पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन मॉलिक्यूल 1 है और मॉलिक्यूल 2। सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा कार्बन कहां है और अल्फा। तो आप देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन दोनों प्रेजेंट है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल 1 हो गया, ये हमारा मॉलिक्यूल 2। 1 से हम निकालेंगे अपना इनोलेट आयन, यहां हम इनोलेट आयन निकालेंगे। इनोलेट आयन निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, यहां पर NaOH यूज करेंगे जिससे वो यहां के हाइड्रोजन को निकालेगा और CH2- C डबल बॉन्ड OH बनेगा। ये हमारा इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये इनोलेट आयन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा तो आइए देखते हैं उसे, कि जब ये रिएक्ट करेगा तो वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा, CH2- C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट कुछ ये आ जाएगा, वाटर, यहाँ पर OH CH CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हीट दीजिए या इवन CB मैकेनिज्म जिसे हमने बोला और OH- की प्रेजेंट में यहाँ पर इवन CB मैकेनिज्म होगा और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख के दिखाती हूँ, यहाँ पर हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बेंजाल्डिहाइड दिया हुआ है, बेंजाल्डिहाइड दिया हुआ है प्लस आपको एसीटोन दिया गया है, आपको एसीटोन दिया गया है। तो अब देखिए हमारा ये मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल 2 है। 1 से हम इनोलेट आयन बनाएंगे। मैं आपको सीधा प्रोडक्ट लिख के दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या प्रोडक्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH2COCH3, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा और आप देख सकते हो ऑप्शन ए हमारा
करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यहां पे इस क्वेश्चन को देखना है, इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है, दोनों कंपाउंड सेम है, एक को 1 ले लीजिए, दूसरे को 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। यहां पे देखिए हमने 1 2 ले लिया, अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर देखा कि ये दोनों जगह अल्फा है, फिर हमने यहां पर OH माइनस ने H पर अटैक किया, यहां पर इनोलेट आयन जनरेट होगा, इनोलेट आयन जनरेट होगा, यहां पे C माइनस H, CHO, CH2, C डबल बॉन्ड OH। अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा हम देखते हैं, यहां पर वो इस तरह अटैक करेगा और एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो उस रिंग का फॉर्मेशन कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। यहां पर कुछ ऐसे रिंग का फॉर्मेशन होगा, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो रिंग का फॉर्मेशन होगा। हम यहाँ पर इसको नंबरिंग कर लेते हैं कि हमें दिक्कत ना हो रिंग बनाने में, 1 2 3 4 5। अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पे रिंग बना लिया है, सेकंड वाले कार्बन पे CHO अटैच्ड है, यहाँ पर जब आप वाटर दोगे तो OH आ जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अगर अब इसमें इवन CB मैकेनिज्म किया और माइनस वाटर रिमूव होगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहां पर हमें मिलेगा CHO और यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि हम जानते हैं इस CHO और OH के बीच वाले कार्बन पे से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और डबल बॉन्ड आता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहां पर हमारा आंसर था। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे, रेट्रोएल्डोल सिंथेसिस के बारे में समझते कि क्या होता है। जो एल्डोल रिएक्शन बनी है उसके प्रोडक्ट से हमें उसके रिएक्टेंट की तरफ जाना है, हमें उल्टा करना है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि इसका जरा रिएक्टेंट बताओ तो आप कैसे बताओगे। देखिए यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड H प्लस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अगर इसको और अच्छे से सॉल्व किया तो आप बोल सकते हो कि यहां पर ये इसका मेन कंपाउंड होगा। तो ये होता है रेट्रोएल्डोल सिंथेसिस। इसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए रेट्रोएल्डोल पूछा है, A पूछा है, तो A हमारा पता चल गया है कि ये होगा आपका CH3COH। अब आपको A और HCHO का रिएक्शन कराना है। अगर आप इनको रिएक्ट कराओगे, सिंपल एल्डोल रिएक्शन करोगे, क्योंकि यहां पर आप देखिए यहां पर हमारे पास एक अल्फा कार्बन है और इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा आप उसे देख सकते हो कि यहां पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये प्रोडक्ट होगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब फिर से इस पे HCHO रिएक्ट करेगा, ये अल्फा कार्बन, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फिर यहां पे देखिए प्रोडक्ट क्या होगा CH2OH, CH2OH और CH एंड C डबल बॉन्ड OH। अब यहां पे देखते कि एक और अल्फा कार्बन है और इस पे अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, मतलब 3 टाइम्स एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है, 3 टाइम्स एल्डोल कंडेंसेशन यहां पर हुआ है। तो यहां पे प्रोडक्ट की बात करें तो यहां पे हमें देखना है कि हमारे पास 3 अल्कोहल प्रेजेंट होंगे, 3 CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे और आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। यहां पे CHO 3 CH2OH ग्रुप आए हैं आपके आंसर्स में। 3 टाइम्स यहां पर बच्चों एल्डोल रिएक्शन हुई है, 3 टाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 टाइम्स एल्डोल रिएक्शन हुई है। आप इसको घर पर ट्राई करिएगा कि कैसे यहां पे से सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, आप यहां पे देख सकते हैं, इसे हम सॉल्व करते जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा। अब यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए, आपको फाइनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितने कार्बन है पहले काउंट कर लेते हैं, 7 कार्बन है, टोटल कार्बन 7 है। तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहां पर 8 कार्बन है, क्योंकि यहां पर 8 कार्बन है। फिर हम देखते हैं कि COCH3 पार्ट प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कहीं भी COCH3 प्रेजेंट नहीं है, कहीं भी COCH3 प्रेजेंट नहीं है। इट मींस कि ऑप्शन ए एंड बी हट गया, ऑप्शन ए एंड बी हट गया। और हमने क्या देखा कि एल्डोल की रिएक्शन जब स्टार्ट होती है
तो वहां पर 2 कार्बोनिल ग्रुप होने चाहिए, 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है तभी रिएक्शन आगे बढ़ती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहां पर तो अल्कोहल प्रेजेंट है। तो यहां पे जो रिएक्टेंट की बात पूछी जा रही है तो हमारा ऑप्शन बी यहां करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि यहां पर देखिए कि यहां इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास, अगर इसे हम अच्छे से लिखे तो हम लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C, यहां पर CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए यहां पर हमारे पास 2 कार्बोनिल ग्रुप है। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा कार्बोनिल ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि यहां पे जो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है, यहां पर जो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है, इसके कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बोनिल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस कार्बोनिल ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मतलब ये वाला पार्ट हमारा मॉलिक्यूल 1 बनेगा और दूसरा वाला ये वाला पार्ट हमारा मॉलिक्यूल 2 बनेगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हम यहां पर क्या करेंगे, हमने यहां पे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करेंगे। ये वाला कार्बन हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे यूज नहीं करेंगे। हम इस पार्ट को मॉलिक्यूल 1 जैसा यूज करेंगे। यहां पे CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH2, यहां पर CH3 और C डबल बॉन्ड OH आएगा। अब ये यहां पर अटैक करेगा और फाइनल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। यहां पर अब देखिए, अब यहां पे हम नंबरिंग करेंगे बच्चों, अब हम यहां पे नंबरिंग करेंगे। इसे हमने 1 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच में कनेक्ट है, 1 और 5 के बीच में कनेक्ट है। कार्बन 2 पे 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बन 4 पे एक कार्बोनिल ग्रुप है। तो आप अपने आंसर तक अब जा सकते हो कि यहां पर क्या आंसर होगा। अगर अब हम इसमें इवन CB मैकेनिज्म लगाएंगे, अगर अब हम इसमें इवन CB मैकेनिज्म लगाएंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, यहां पर ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहां पे हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो यहां पर ये प्रेजेंट होगा। अब देखिए यहां इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो कितने प्रोडक्ट के लिए देख लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन और कितने अल्फा कार्बन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने अल्फा कार्बन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहां पे एक अल्फा, यहां एक अल्फा, एक अल्फा, 3 अल्फा प्रेजेंट है, मतलब आंसर आपका 3 होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया। इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको समझना है कि कैसे हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2 है। अब देखिए यहां पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि सभी के पास अल्फा कार्बन है, किसी के पास तो 2 अल्फा कार्बन है, वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इनोलेट आयन का जो फॉर्मेशन होगा, इनोलेट आयन का जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा एल्डिहाइड्स के प्रेजेंस में होगा, सॉरी वो हमेशा कीटोन के ग्रुप प्रेजेंट हो तो ज्यादा वहां पर होगा। और जो हम मॉलिक्यूल 2 को यूज करते हैं वहां पर जो कार्बोनिल पर अटैक होता है, जो कार्बोनिल पर अटैक होता है वो हम ज्यादातर एल्डिहाइड को प्रेफर करते हैं। तो यहां पर हमने इसे 2 को प्रेफर किया है एल्डिहाइड के लिए और मॉलिक्यूल हम 1 हमारा आपका यहां पर कीटोन वाला साइड होगा। तो इस प्रॉब्लम को आप घर पर ट्राई करिए और इसे सॉल्व करिए और हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे हमने आपको प्रोडक्ट मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 के बारे में बता दिया है। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि कौन इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, कौन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है कि विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल। अगर हम सभी प्रोडक्ट के एक स्टेप पीछे जाएं तो हम देख सकते हैं कि यहां पर जब डबल बॉन्ड बना होगा उसके पहले ये कंडीशन होगी, यहां पर जब डबल बॉन्ड बना होगा
तो उसके पहले ये कंडीशन होगी, और जब यहां डबल बॉन्ड बना होगा तो उसके पहले जो कंडीशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, वो कुछ ऐसी होगी। तो यहां पर हमें क्या समझ में आता है कि यहां पर ये जो प्रोडक्ट बना है, ऑप्शन सी वाला जो प्रोडक्ट बना है, ये विद इन द मॉलिक्यूल नहीं है, ये टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल का ये प्रोडक्ट होगा, तभी यहां पर आपको ये आंसर मिला है। तो यहां ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ये टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन से ये प्रोडक्ट हमें मिला है, और ये इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें बताइए। थैंक यू सो मच।